नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि आपका जो सीयूईटी का स्कोर कार्ड आने वाला है उसमें आपको जो चीजें दिखने वाली उसका मतलब क्या होगा। आपको हर एक सब्जेक्ट में परसेंटाइल और नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है, परसेंटाइल क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। इसकी कैलकुलेशन पूरी कैसे होती है, सारी बातों को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले यहां पे यह समझना जरूरी है कुछ कुछ टर्म्स को और कुछ कुछ बातों को। सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि यहां पे रॉ स्कोर क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि रॉ स्कोर का मतलब यह हुआ कि आपने पेपर दिया, मान लीजिए आपका पेपर था 200 मार्क्स का, ठीक है। अब आपने आंसर किस मिलाया होगा कि मेरा इतना सही है इतना गलत है, आपने जो स्कोर पाया वो स्कोर हो गया आपका, मान लीजिए कि 178। इस 178 को हम लोग बोलेंगे रॉ स्कोर, और ये आपके स्कोर कार्ड में कहीं पर भी नहीं दिखने वाला है। पहली बात तो ये समझे। दूसरी बात यहां पे कि ये नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। सबसे पहले समझिए कि आपने, मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ ही कंपेयर करिए। आपने मान लीजिए 15 जुलाई को एग्जाम दिया होगा और आपके दोस्त ने 20 जुलाई को एग्जाम दिया होगा। अब आपने जो पेपर दिया था वो पेपर काफी आसान आया था, आपके दोस्त ने जो पेपर दिया था उसमें काफी टफ क्वेश्चंस आए थे। मतलब अगर कोई भी पेपर दो अलग दिनों में होगा तो वहां पर पेपर की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होगी। क्या दोनों बच्चे का मार्क्स हम कंपेयर कर सकते हैं कि मान लीजिए जिसका पेपर आसान है वो 190 पा गया, जिसका टफ आया वो 178 पाया, तो क्या हम यहां पे 190 वाले को रैंक 1 बोलेंगे, 178 वाले को रैंक 2 बोलेंगे? कभी नहीं बोल सकते हैं। तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन की नीड पड़ती है जब कभी भी एक ही सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग दिनों में अलग अलग शिफ्ट में होता, मतलब कई बार जब पेपर होते हैं तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन की नीड पड़ती है ताकि सबको एक सेम प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया जाए, उसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाए। यह होता है, इसलिए हमको नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर बात आएगी सबसे पहले यहां पर कि शुरुआत कैसे होगी। शुरुआत होगी, यहां पर एक वर्ड आएगा आपके सामने, परसेंटाइल। अभी तक आप परसेंटेज से बहुत भली भांति परिचित थे। आपका नंबर 200 में 194 आएगा तो आपको कितना परसेंट आया ये आप बड़े आराम से निकाल लेते हो। लेकिन परसेंटाइल एक दूसरी चीज है। परसेंटाइल के लिए पहले सबसे बात यह समझना है कि आपकी जो परसेंटाइल निकलेगी वो निकलेगा कि आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो। जैसे आप 15 जुलाई को पहले स्लॉट में पेपर दे रहे हो तो पहले स्लॉट में कितने बच्चे पेपर दे रहे हो उससे आपका सिर्फ मतलब होगा। अब यहां पर सपोज करिए कि आप जो है, आप मतलब मेरे ही नाम से चलिए कि वैभव एक कैंडिडेट है, ये 15 जुलाई को पेपर देने गया और कब गया? पहले स्लॉट में, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट की पेपर की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं उसी की बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर जो है मैं देने गया, ठीक है। अब केमिस्ट्री का पेपर 15 जुलाई को पहले स्लॉट में जो टोटल बच्चे आए थे पेपर देने, टोटल कैंडिडेट की अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट जो थे वो केमिस्ट्री के लिए वो मान लीजिए कि 135 बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है। सपोज करिए, ठीक है। छोटी डेटा लेंगे तो समझने में आसान होगा। तो टोटल कैंडिडेट मान लीजिए कि यहां पर कितने थे? 135 बच्चे थे। अब मेरा जो रॉ स्कोर आया वो सपोज करिए कि मेरा आया 190, ठीक। मेरा स्कोर कितना आ गया? 190। अब यहां पर परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होगी उसका फॉर्मूला समझ लीजिए। परसेंटाइल ऐसे कैलकुलेट होगी यहां पे कि आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि 190 और 190 से कम कितने बच्चों ने स्कोर किया है 135 में से। 135 टोटल कैंडिडेट थे, 135 में से ऐसे टोटल कितने बच्चे हैं जिनका मार्क्स 190 या उससे कम आया है। अब मान लीजिए कि ऐसे टोटल जो हैं, ऐसे टोटल मान लेते हैं कि यहां पर ऐसे टोटल 120 बच्चे हैं। 120 बच्चे ऐसे हैं, इसको मैं आराम से भाषा में लिख देता हूं, ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स 135 या 135 से कम है, ठीक है। तो टोटल ऐसे 120 बच्चे हैं जिनका मार्क्स 135 या जिनका मार्क्स 190
या 190 से कम है। ठीक है, 190 या 190 से कम है। ऐसे टोटल 120 बच्चे हैं 135 में से। अब टोटल कितने बच्चे थे? 135 बच्चे थे। तो नीचे क्या लिखना है आपको? टोटल कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट इन योर शिफ्ट। आप जिस शिफ्ट में पेपर दिए थे उसमें टोटल कैंडिडेट कितने थे, उसको आप क्या करोगे? 100 से गुणा कर दोगे, यहां से आपका निकल जाएगा परसेंटाइल। ये निकलेगा आपका परसेंटाइल। समझ गए? तो आपको यहां पे देखना है कि जितना मार्क्स आपका आया है उतना और उससे कम मार्क्स पाने वाले टोटल कितने बच्चे हैं, नीचे टोटल कितने बच्चे थे उस शिफ्ट में, उस शिफ्ट में उसको 100 से गुणा कर दोगे, यहां से निकल जाएगा आपका परसेंटाइल। ठीक, अब मान लेते हैं कि ऐसे क्या हुआ कि आपने 15 जुलाई को पहले स्लॉट में दिया था तो आपका कुछ परसेंटाइल यहां पर आ गया। ऐसे ही आपके दोस्त ने 20 जुलाई को पेपर दिया था, उसके स्लॉट में उसका परसेंटाइल कुछ मान लीजिए आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए टोटल ऐसे 4 कैंडिडेट हैं। अब यहां पर देखिए, मैं अगले पेज में आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, सारी कहानी यहीं पर आपकी क्लियर हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, राम, श्याम, सीता और गीता। जो राम और गीता हैं, इन्होंने जो है वो पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया था। मान लीजिए कि 15 जुलाई को पहले स्लॉट में इन्होंने यहां पर एग्जाम दिया था। या आप इस तरह मत करो, आप कहो कि पेपर कितनी बार हुआ ना, तो पहली बार पेपर हुआ था, दूसरी बार जब पेपर हुआ, तो जो पहली बार पेपर हुआ उसमें जो है वो राम ने और गीता ने पेपर दिया तो इनका मार्क्स आया 195 और 191। ये सपोज करिए आप, ठीक है, और सपोज कर लीजिए इनका परसेंटाइल आया 100 और 87 परसेंटाइल आया। ठीक है, ये आप सपोज करके चलिए, मैं से रैंडम डेटा ले रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन सिखा पाऊं। तो 195 नंबर आया राम का, 191 नंबर आया गीता का, और परसेंटाइल आया 100 परसेंटाइल इसका, 87 परसेंटाइल इसका आया। दूसरे शिफ्ट में मान लीजिए कि दूसरी बार जब पेपर हुआ तो उसमें श्याम और सीता ने पेपर दिया, एक का 188 नंबर आया, एक का 175 नंबर आया। आपको यहां पर क्या करना था? अब जैसे यहां पर अलग अलग परसेंटाइल सबका निकलेगा, आपको क्या करना है? चारों को एक साथ लेना है परसेंटाइल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, परसेंटाइल के घटते हुए क्रम में। सबसे ज्यादा परसेंटाइल जिसका था वो सबसे ऊपर चला गया, फिर उसके नीचे परसेंटाइल, फिर उसके नीचे उसका परसेंटाइल, फिर सबसे नीचे वाला परसेंटाइल। ठीक है, ये रॉ स्कोर से कोई मतलब नहीं है, रॉ स्कोर के बेसिस पे ये मैंने नहीं किया है। ये जो मैंने घटते हुए क्रम में लिखा है ये परसेंटाइल के घटते हुए क्रम में लिखा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप और आपके जैसे बहुत सारे बच्चे अलग अलग शिफ्ट में पेपर देंगे, उसके बाद सबको एक साथ रखा जाएगा किसके बेसिस पे? परसेंटाइल के घटते हुए क्रम पे। ठीक, इनका रॉ स्कोर से मतलब नहीं है। अब यहां पर बात यह आएगी, परसेंटाइल तो आपका निकल चुका है, यहां पर अब निकलना है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, जिसका यूज यूनिवर्सिटीज करेंगी अपने एडमिशन के मेरिट लिस्ट के बनाने में। अब यहां पर बात आएगी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकलेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा यहां पे। अब एक बात बताइए, कोई राम बच्चा है, उसने जो है वो पहले मान लीजिए 15 जुलाई को उसने पेपर दिया तो उसका 195 मार्क्स आया, उसके बाद वो क्या दूसरे वाले में पेपर दिया होगा? नहीं दिया होगा। ऐसे ही श्याम है, श्याम ने अगर दूसरे वाले में पेपर दिया तो दूसरी बार वाले में, तो पहली बार वाले में तो उसने पेपर नहीं दिया रहा होगा। ठीक बात। ऐसे तरीके सीता भी पहले में नहीं दी है, दूसरे में दी है, गीता पहले में दी है तो दूसरे में नहीं दी है। इसी तरीके से आप अपने आप को अगर कंसीडर करोगे तो यहां पर आप कहोगे कि मान लीजिए कि आपके हिंदी का पेपर जो है वो 10 बार हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार अगर आपका पेपर हुआ होगा तो सीधी सी बात है कि आपने किसी एक बार पेपर दिया होगा। मान लीजिए आपने 5वीं बार वाले में पेपर दिया था, आपका मार्क्स आया था 191, बाकी सभी में आप एब्सेंट थे ना, ये बात आप बोलोगे ना कि बाकी सब में आप एब्सेंट थे, बाकी आपने किसी में भी पेपर नहीं दिया होगा। अरे भाई 2 बार थोड़ा ना हिंदी का पेपर दोगे तो एक ही बार। अब यहां पर ये क्या करने वाले हैं, आपको हर एक शिफ्ट में जिसमें आप एब्सेंट हैं सब में ये आपको मार्क्स देंगे, और जो मार्क्स दिया जाएगा वो इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू दिया जाएगा। वो मेथड क्या होता है अभी मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उस मेथड के थ्रू आपको मार्क्स प्रोवाइड कर देंगे, और जब आपका सारे शिफ्ट में मार्क्स आ जाएगा तो उसका एवरेज निकाल दिया जाएगा। क्या निकाल दिया जाएगा? एवरेज निकाल दिया जाएगा, और वो जो एवरेज निकलेगा वो होगा आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड
स्कोर, और यही आपके स्कोर कार्ड पे दिखने वाला है और यही यूज किया जाएगा यूनिवर्सिटीज के द्वारा। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर और रॉ स्कोर में डिफरेंस ये होगा, रॉ स्कोर से आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर का हम लोग करेंगे इंतजार स्कोर कार्ड में, ठीक। अब यहां पर देखिए मैं आपको समझा देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए अब यहां पे अब देखो सेम बात हो गया कि राम ने 195 मार्क्स पहले बार वाले पेपर में पाया, दूसरी बार उसने पेपर दिया, एक ही बार पेपर देगा ना, दो बार, दो शिफ्ट में तो पेपर देगा नहीं। तो ये ब्लैंक है, इसी ब्लैंक को हमको भरना है आपके इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू। कैसे भरा जाता है इसी मेथड को आज हम लोग यहां पर सीखेंगे। अब मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया कि भैया चलो इस ब्लैंक को मैं भरने वाला हूं। अब इस ब्लैंक को अगर मैं भर दूंगा तो ये नंबर पता, ये नंबर पता, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हो, दिस प्लस दिस अपॉन जितने मतलब एवरेज निकाला जाता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं सबको जोड़ दीजिए, नीचे लिख दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही होता है हमारा यहां पे एवरेज, ठीक है। अब यहां पर देखिए कैसे इसको निकालना है हम लोग को। तो इसका निकालने का यहां पर फॉर्मूला देखिए क्या है। इसका निकालने का फॉर्मूला है यहां पे x1 प्लस x2 माइनस x1। आप इसको समझोगे नहीं, आप डायरेक्ट डेटा की मदद से समझो यहां पर क्या है। सबसे पहले यहां पर आपको ये क्या संख्या आपने लिखा है, इसको ध्यान से देखिए। इसके नीचे जो आपने ब्लैंक, ये जो ब्लैंक की वैल्यू निकालनी है आपको, इसके नीचे कि जो सबसे पहली, इसके नीचे जो सबसे पहली वैल्यू आपको मिलेगी, जैसे आप जब बड़ी डेटा देखोगे ना तो इसके नीचे हो सकता है कि 3-4 डेटा खाली हो फिर कोई डेटा है, तो इसके नीचे जो पहली भरी हुई डेटा है वो आप ले लो यहां पे, ठीक, प्लस कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर वाली डेटा लेनी है। इसके ऊपर मान लीजिए हो सकता है कई सारी डेटा ब्लैंक हो, तो जो पहली नॉन ब्लैंक डेटा होगी वो आप यहां पर ले लोगे, फिर माइनस कर दोगे इसके नीचे वाली डेटा, ठीक है। x2 मतलब है ऊपर वाली, ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो इसके ऊपर वाली डेटा, और x1 है इसके नीचे वाली डेटा, ठीक। इसी तरीके से P2 P1 क्या है कि x2 जो आपने यूज किया है, x2 क्या लिया आपने, x2 लिया आपने ये ऊपर वाली, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो परसेंटाइल है, इसके करस्पॉन्डिंग जो परसेंटाइल है वो आपने यहां पे ले लिया। इसी तरीके से यहां पर x1 के करस्पॉन्डिंग जो परसेंटाइल है वो आपकी P1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल P2, x1 के करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल P1। अच्छा P क्या है, P है कि जिसका आप निकाल रहे हो उसका परसेंटाइल कितना है, ये जो ब्लैंक निकाल रहे हो इसका परसेंटाइल कितना है, तो वो है 99, तो वहां पे 99 लिख दीजिए। माइनस क्या करना है, P1 x1 के करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल क्या है, x1 ये आपका नीचे वाला, उसके करस्पॉन्डिंग जो परसेंटाइल उसको वहां पे लिख दोगे। अब इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 194.69। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 188 नंबर आपने पाया था अपने सेकंड वाले शिफ्ट में जो आपने दिया था, जिसमें आपने नहीं दिया था उसमें आपका मार्क्स आ गया 194.69। उसमें कितना मार्क्स आ गया, 194.69। अब ये जो 194.69 आपका आया है, ये यहां पर आप इसको लिख दो। अब इन दोनों का एवरेज निकाल दो, 188 और 194.69 बटे 2 कर दोगे, आ जाएगा 191.345। आपका मार्क्स 188 आपने आंसर की से जोड़ा होगा, आपने पाया, लेकिन आपका स्कोर कितना हो गया, 191.345। ये आपका फाइनल मार्क्स आया 191.345, और ये आपका मार्क्स आपके स्कोर कार्ड में दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी का भी यहां पे कैलकुलेट कर लोगे। अब ये हुआ पूरा तरीका। अब मैं यहां पर आपको एक बार डेटा दिखा देता हूं जो कि एनटीए की तरफ से दिया गया है। यहां पर थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा डेटा है तो समझने में आसानी होगी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया सपोज करो कि पेपर 4 शिफ्ट में हुआ, जैसे हिंदी का पेपर 4 बार हुआ, 1 2, फिर यहां पर ऐसे इन्होंने लिखा है 3 और ये 4, और ढेर सारे अलग अलग कैंडिडेट थे, उनके अलग अलग मार्क्स आए हैं, 200, 192, 190, 84, ऐसे 194, 90, 92, ये सब आ गया। अब इन्होंने सबसे पहले सबका परसेंटाइल कैलकुलेट किया है, ठीक है। परसेंटाइल तो अपने ही शिफ्ट में कैलकुलेट होगा। कैसे परसेंटाइल कैलकुलेट हुआ होगा, जैसे कि मान लीजिए इसका परसेंटाइल कैलकुलेट करना होगा, कैसे कैलकुलेट किया होगा, देखा होगा कि 192 और 192 से कम कितने बच्चे हैं, 192 और 192 से कम कितने बच्चे हैं। इसका मतलब यहां पर यह करना होगा कि यहां से लेके और यहां तक आपको कैलकुलेट कर लेने कितने बच्चे हैं। जितने बच्चे होंगे वो आप ऊपर लिख दोगे, नीचे लिखोगे टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है। अंतर समझे, ऊपर आपको लिखना है कि यहां से लेके यहां तक कितने बच्चे हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट में यहां से यहां तक आपको देखने टोटल नंबर ऑफ कितने बच्चे हैं,
ठीक है, ये आप लिख के इनटू 100 कर दोगे, आपका परसेंटाइल यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब परसेंटाइल इन्होंने कैलकुलेट करके यहां पे रख दिया। अब इस परसेंटाइल, जैसे देखो पहले शिफ्ट में अलग अलग परसेंटाइल, दूसरे शिफ्ट में परसेंटाइल आई, तीसरे शिफ्ट में और चौथे शिफ्ट में। अब परसेंटाइल के बेसिस पे सभी बच्चों को एक जगह रख दिया जाएगा, परसेंटाइल के बेसिस पे, ठीक है, परसेंटाइल के बेसिस पे रख दिया गया। परसेंटाइल के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे सभी बच्चों को यहां पर अरेंज कर दिया गया। अब परसेंटाइल को अरेंज करने के बाद इन्होंने देखा, मान लीजिए कि आप किसी एक बच्चे को ले लो, जैसे इस बच्चे को आप ले लो, इस बच्चे का मार्क्स यहां पर इसने चूंकि चौथे शिफ्ट में एग्जाम दिया था, चौथी बार में, तो बाकी 3 में इसका ब्लैंक है। हमको क्या करना है, हमको यही तीनों ब्लैंक की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, यही तो होने वाला है आपके साथ कि आपका मार्क्स, आपका एक रॉ मार्क्स होगा जिसमें मतलब आपने किसी एक शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, बाकी सभी शिफ्ट में तो आप एब्सेंट हैं, बाकी सभी शिफ्ट में आपको मार्क्स प्रोवाइड कर देंगे और सबका एवरेज निकाल लेंगे। और अभी जो मैंने मेथड बताया उसी मेथड के बेसिस पे, तो अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर देखो ये वही वाला मेथड है, इस मेथड के बेसिस पे कैलकुलेशन करने पर ये आपकी यहां पर डेटा आ गई। अब इसके बेसिस पे जब आपके सारे भर जाएंगे, अब यहां पर आपका यहां पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाला गया है, सभी मार्क्स को यहां पे जोड़ दिया गया, चारों मार्क्स को यहां पे जोड़ दिया गया, जोड़ के एवरेज निकाल दिए। इसको जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, इस कैंडिडेट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं एकदम देसी तरीका बताऊं, देखो आप वैसे भी नहीं पकड़ पाओगे, मतलब आप ये चीज कभी नहीं बता सकते हो कि आपके शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे थे, फिर बाकी का मार्क्स कितना है, मतलब कैलकुलेशन सिर्फ समझने के लिए है, कैलकुलेशन आप कर नहीं सकते क्योंकि बाकियों की डेटा आपके पास नहीं आएगी, सिर्फ आपके पास अपनी डेटा होगी। तो देसी मेथड आप इतना समझो कि आपका पेपर अगर मान लीजिए हुआ 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, आपने एक बार कोई स्कोर किया होगा, बाकी सभी में तो आप एब्सेंट रहे होंगे, सीधी सी बात है। जिसमें जिसमें आप एब्सेंट हैं उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब वो मार्क्स आपका कुछ भी हो सकता है, मान लेते कि यहां पर आपको कोई, यहां पर मान लीजिए आपको मार्क्स मिल गया 192, यहां पर मान लीजिए 185, यहां पर मान लीजिए 188, यहां पर मान लीजिए 194 मार्क्स मिल गया। अब ये क्या करेंगे, नॉर्मलाइज्ड स्कोर में क्या होगा, सबके मार्क्स को ये पांचों मार्क्स को जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर देंगे, जो आएगा वही कहलाएगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, वही आएगा आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, और इसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर को यूज किया जाएगा आपके एडमिशन के लिए। तो आपको स्कोर मिलने वाला है, लेकिन आपने जो आंसर की से कैलकुलेट किया होगा उससे कम, उससे ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, वही भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं यहां पे, ठीक है। ये तरीका होगा, और परसेंटाइल जो निकलेगा वो आपने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया था वही से आएगा आपका, ठीक, समझ गए ये चीज। लेकिन परसेंटाइल को यूनिवर्सिटी के एडमिशन में यूज नहीं किया जाएगा, वो यूज किया जाएगा आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर को आपके एडमिशन में, ठीक है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप समझ गए होंगे, पूरी कैलकुलेशन भी करके मैंने आसान भाषा में आपको यहां पर दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।